स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था संसाधन भूगोल का अर्थ, ठीक है। आज पढ़ेंगे अपन संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र। तो देखिए, अन्य भूगोलों के अध्ययन की भांति भूगोल में संसाधन भूगोल का अपना ही एक अधिक महत्व होता है, ठीक है। इस प्रकार संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संसाधन भूगोल का उद्भव तथा वितरण, मानव संसाधन, संसाधनों के उपयोग का अध्ययन, संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संसाधन भूगोल का उद्भव तथा वितरण, ठीक है। तो देखिए, संसाधन भूगोल का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है और उनका उद्भव क्या होता है, इसका अध्ययन करेंगे आप संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। पहला पॉइंट है हमारा संसाधन भूगोल का उद्भव तथा वितरण। तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति के प्राकृतिक विशेषताओं के 4 पॉइंट सम्मिलित किए गए हैं, जिनका उपयोग, ठीक है, जिनका वितरण उद्भव विषय क्षेत्र में किया जाता है। तो देखिए, संसाधन भूगोल का उद्भव तथा वितरण। पहला पॉइंट आता है जल संसाधन। तो देखिए, जल का वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। जल महासागरों, सागरों, नदियों, झीलों, तालाबों, भूमिगत जल आदि के रूप में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भूमि एवं मृदा संसाधन। तो देखिए, भूपर्पटी की ऊपरी परत के द्वारा भूमि का निर्माण होता है, जिस पर क्या पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो मृदा संसाधन होती है, वह वनस्पति एवं जीव जगत का प्रमुख आधार होती है, ठीक है। भूमि एवं मृदा वनस्पति एवं जीव जगत का प्रमुख क्या होती है, आधार होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, तो देखिए, खनिज संसाधनों के अंतर्गत ऊर्जा संसाधन खनिज आते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज संसाधन आते हैं, अधात्विक खनिज संसाधन आते हैं। तो देखिए, जैसे कि ऊर्जा खनिजों के अंतर्गत आते हैं हमारे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें होती हैं, ठीक है। इस प्रकार वो हमारे ऊर्जा खनिज होते हैं। धात्विक खनिज, जिनमें धातु पाई जाती है, जैसे लोहा है, मैंगनीज है, सोना है, चांदी है, ठीक है। तो इस प्रकार वो कौन से हो गए हमारे धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज, जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, जैसे पारा है, गंधक है, ठीक है। तो इस प्रकार वो हमारे क्या हो गए, अधात्विक खनिज। जीवीय संसाधनों के अंतर्गत छोटे बड़े जीव जंतु और वनस्पति को सम्मिलित किया जाता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, और वन होते हैं, और छोटे बड़े जीव जंतु होते हैं, जिसमें बाहर ढोने वाले पशु होते हैं, ठीक है, पालतू पशु होते हैं, दूध मांस देने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे क्या हैं, जीवीय संसाधन होते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट था संसाधन भूगोल का उद्भव तथा वितरण। दूसरा पॉइंट आता है मानव संसाधन। तो देखिए, मानव संसाधन के अंतर्गत किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ का जनसंख्या वितरण, ठीक है, शारीरिक मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
के विकास पर ध्यान दिया जाता है। जिस देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या होगी, उच्च होगी, वह देश उतना ही क्या होगा, ऊंचा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बताया गया है कि जिस देश में जहाँ की जलवायु समानुकूल पाई जाती है तो वो लोग कैसे पाए जाते हैं, अधिक कठोर अर्थात मेहनती, ठीक है, और विकासशील होते हैं। उनमें तकनीकी ज्ञान होना, विज्ञान में आगे होना, शिक्षा का अधिक प्रसार होना। तो इस प्रकार जनसंख्या का वितरण, शारीरिक मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव संसाधन का प्रमुख अंग होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा संसाधनों के उपयोग का अध्ययन। ठीक है, तो अभी पढ़ा था आपने संसाधनों का उद्भव, वितरण, मानव संसाधन। तीसरा पॉइंट आता है संसाधनों के उपयोग का अध्ययन, अर्थात जो संसाधन है, प्रकृति में जो संसाधन पाए जाते हैं उनका हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अब उन संसाधनों को कैसे मूल्यवान बनाया जाए, कब मूल्यवान बनाया जाएगा उनका, जब उनका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे जल संसाधन है, इसका उपयोग करके इसे क्या बनाया जाएगा, मूल्यवान बनाया जाएगा। तो देखिए पृथ्वी के 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से सिर्फ 2% जल ही उपयोग योग्य होता है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर 71% जल पाया जाता है, जिसमें से सिर्फ 2% जल ही क्या होता है, उपयोग योग्य होता है। बाकी का जल होता है वो कैसा पाया जाता है, लवणीय जल पाया जाता है, जो सागरों महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जल का उपयोग हम मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार करता है। जैसे जल का उपयोग घरेलू कार्यों के लिए, ठीक है, घरेलू कार्यों के लिए, मत्स्य पालन के लिए, ठीक है, उद्योग धंधों के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, मत्स्य पालन के लिए, उद्योग धंधों के लिए और नौ परिवहन के लिए, ठीक है, जिसमें नावें चलाई जाती है, नौकायन किया जाता है। ठीक है, सिंचाई के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अब ये जब हम जल का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है, क्योंकि इसके द्वारा मानव की आवश्यकता क्या हो रही है, पूर्ति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भूमि एवं मृदा। तो देखिए भूपर्पटी का ऊपरी आवरण भूमि कहलाता है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। जो वनस्पति एवं जीव जगत के लिए प्रमुख क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, भूमि एवं मृदा वनस्पति एवं जीव जगत के लिए क्या होती है, प्रमुख आधार होती है, जिसमें हम भूमि पर सड़क मार्ग होते हैं, रेल मार्ग होते हैं, ठीक है, परिवहन के साधन चलते हैं उन पर, और मृदा के द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलें क्या होती हैं, हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो ऊपरी आवरण में मृदा पाई जाती है, मृदा में हम विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिनसे मानव की आवश्यकता क्या होती है, पूर्ति होती है, जिनके द्वारा हमें खाद्यान्न की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, मृदा में हम विभिन्न प्रकार की फसलें बो करके और खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार की घासों को मृदा में उगाना, ठीक है, चारा के रूप में, और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को विकसित करना। तो इस प्रकार
भूमि एवं मृदा का उपयोग भी मानव के लिए क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वनस्पति। तो देखिए वनस्पति के अंतर्गत वन है, ठीक है, घास क्षेत्र होते हैं जिसमें लाइकेन वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति से हमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है वनों के द्वारा, और फल फूल है, ठीक है, फल फूल प्राप्त होते हैं और लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम वनस्पति का उपयोग मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो वनस्पति से हमें वन है, घास है, जड़ी बूटियाँ हैं, फल फूल हैं आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है खनिज। तो देखिए मानव के नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जीव जंतु। प्रारंभिक समय से ही मानव प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ में पहले से महत्वपूर्ण संबंध थे। ठीक है, धीरे धीरे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए परिवर्तन करने लगा। ठीक है, पहले वो जीव जंतुओं को किसके रूप में प्रयोग करता था, आखेट के रूप में प्रयोग करता था, खाद्यान्न के रूप में। ठीक है, शिकार करके मार करके और खाता था। ठीक है, जंगली जानवरों को। अब हम धीरे धीरे मानव क्या करने लगा है, उनको पालतू बनाने लगा है। ठीक है, पालने लगा है जीव जंतुओं को, और पालने के फलस्वरूप मानव को जीव जंतुओं से खाल, मांस, ठीक है, सींगें, ऊन, ठीक है, कच्चा माल, उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होने लगा है। ठीक है, तो जीव जंतुओं के द्वारा दूध, अनेक आवश्यकताएं क्या हो रही है, पूर्ति हो रही है। तो जीव जंतुओं के माध्यम से भी उन्हें दूध है, खाल है, मांस है, सींग है, ऊन है, कच्चा माल है, उद्योग धंधों के लिए आदि प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए ये भी मानव जीवन के क्या होते हैं, प्रमुख आधार होते हैं जिन, ठीक है, इनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा खनिज उपयोगों की दृष्टि से संसाधनों के उपयोग का अध्ययन चल रहा है हम। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक समय में खनिज संसाधन इतने मूल्यवान नहीं थे जितने कि वर्तमान समय में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश का विकास उसके खनिज संसाधनों पर निर्भर होता है। ठीक है, कि जिसकी आर्थिक व्यवस्था उच्च होगी उसमें खनिज संसाधनों की अधिक मात्रा पाई जाएगी। तो इसलिए मानव जीवन के लिए, ठीक है, संसाधनों का निर्माण करने के लिए खनिज महत्वपूर्ण अंग होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसी प्रकार खनिजों का उपयोग हम कच्चे माल को नए माल में परिवर्तित करके विभिन्न प्रकार के संसाधनों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। भूगर्भ से विभिन्न प्रकार का कच्चा माल निकाला जाता है और निकाल करके उसे नए माल में उद्योग धंधों के माध्यम से, ठीक है, औद्योगिक प्रदेशों के माध्यम से दूसरे माल में परिवर्तित करके संसाधनों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार जो खनिज होते हैं वो मानव जीवन के, मानव विकास के प्रमुख आधार होते हैं। ठीक है, जिस पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पवन एवं सौर ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए पवन एवं सौर ऊर्जा भी मानव जीवन का प्रमुख अंग होती है, क्योंकि
पवन होती है, हवा होती है, वायु होती है, जो कि ऑक्सीजन गैस होती है, वो मानव के जीवन का प्रमुख आधार होती है, जिसके द्वारा वो श्वसन क्रिया में उपयोग में ली जाती है ऑक्सीजन गैस। तो इसी प्रकार पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग भी संसाधन भूगोल में क्या होता है, मूल्यवान होता है, क्योंकि पवन है जो, ठीक है, जलवाष्प तथा आर्द्रता, ठीक है, पवन होती है, हवा होती है, वो जलवाष्प तथा आर्द्रता का क्या करती है, वितरण करती है, प्रसारण करती है, ठीक है, चलती रहती है हवाएं, जिससे बादलों का क्या होता है, निर्माण होता है, और बादलों के निर्माण के फलस्वरूप क्या होती है, वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो उसके द्वारा मानव जीवन की आवश्यकताओं की क्या होगी, पूर्ति होती है, ठीक है। वर्षा होने के फलस्वरूप हमें जो जल है वो हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा, ठीक है, और जल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होगा तो हमारे विभिन्न प्रकार की कृषि फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पवन ऊर्जा का उपयोग भी क्या होता है, मूल्यवान होता है। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट होता है सौर ऊर्जा, ठीक है। तो सौर ऊर्जा होती है वो मानव, पशु, ठीक है, मानव है, पशु पक्षी होते हैं, इन सभी के लिए ऊर्जा का कार्य करती है, ठीक है। आदि के लिए ऊर्जा का कार्य कौन करती है, सौर ऊर्जा करती है, जो कि सूर्य से प्राप्त उष्मा होती है, ठीक है, वो ऊर्जा का कार्य करती है, जिसका उपयोग हम मानव जीवन के लिए करते हैं। तो इस प्रकार संसाधनों के उपयोग का अध्ययन किस में किया जाता है, संसाधन भूगोल में किया जाता है, ठीक है, इसके विषय क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन, संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन। अब देखिए, अब तक हमने पढ़ा था संसाधन भूगोल का उद्गम हो गया, वितरण हो गया, ठीक है, उसके पश्चात मानव संसाधन हो गया, अब संसाधनों के उपयोग का अध्ययन हो गया, जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताएं क्या हो रही थी, पूर्ति हो रही थी, ठीक है। अब होता है संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन, अर्थात जो जिन संसाधनों का मानव ने लगातार क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, लगातार इन संसाधनों का हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का। तो ये ऐसे तो है नहीं कि समाप्त नहीं होंगे, धीरे धीरे जब लगातार इनका दोहन किया जाएगा, धीरे धीरे ये क्या होते जाएंगे, समाप्ति की ओर चले जाएंगे। अगर ये समाप्ति की ओर चले गए तो मानव का विकास संभव नहीं होगा। इसलिए इस विकास को सुचारू रखने के लिए संसाधन प्रबंधन, अर्थात संसाधनों का जो लगातार दोहन हो रहा है उसका प्रबंधन किया जाए, उन पर रोक लगाई जाए, अर्थात उन्हें क्या किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए, ठीक है। जो संसाधन हमारे समाप्ति की कगार पर जा रहे हैं उनका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। जैसे कि हमारे जो खनिज संसाधन होते हैं इनको लगातार हम भूगर्भ से निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगर ये समाप्त हो गए तो इनका दोबारा से विकास नहीं हुआ। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए इनका कम मात्रा में क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए और उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। ये होता है हमारा संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन, जो कि प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि उनका हम संरक्षण प्रदान करें, ठीक है। जो जीव है या प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, जल है, जीव जंतु हैं, खनिज संसाधन है, तो ये जो समाप्ति की ओर जा रहे हैं उनका क्या किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए, ठीक है। तो ये थे हमारे संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र, 4 पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम, ठीक है। तो देखिए, संसाधन भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम होते हैं, क्रमबद्ध उपागम और दूसरा होता है हमारा प्रादेशिक उपागम, ठीक है। तो क्रमबद्ध उपागम किसे कहते हैं, तो देखिए क्रमबद्ध उपागम का अर्थ होता है इस विधि द्वारा, क्रमबद्ध उपागम की विधि द्वारा संसाधनों का अलग अलग अध्यायों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध का अर्थ हो गया, अर्थात
जो संसाधन है उनका हम अध्ययन कैसे करेंगे, अलग अलग अध्यायों में विभक्त करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें कृषि फसलों का अध्ययन करना है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले तो हम क्या करते थे, एक ही किताब में कृषि की फसलों का अध्ययन था, जनसंख्या का अध्ययन था, सारे के सारे चैप्टर एक ही किताब में होते थे। लेकिन अब अलग से उन्हें अलग अलग अध्यायों में विभक्त करके अध्ययन करेंगे कि जैसे कि एक अध्याय में कृषि फसलों के अध्ययन के अंतर्गत एक अध्याय क्या हो गया हमारा, गेहूं की फसल का हो गया, दूसरा अध्याय क्या हो गया हमारा, चावल की फसल का हो गया, तीसरा अध्याय क्या हो गया हमारा, मक्का की फसल का हो गया। इसी प्रकार खनिजों के अंतर्गत जैसे एक अध्याय किसका हो गया, लोहा का हो गया, दूसरा अध्याय सोना का हो गया, तीसरा अध्याय चांदी का हो गया। तो इसी प्रकार उनको अलग अलग अध्यायों में विभक्त करके क्या किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो कहलाता है हमारा क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम द्वारा किसी प्रदेश के अध्ययन की एक इकाई मानकर, ठीक है, प्रादेशिक उपागम द्वारा किसी प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई मानकर, ठीक है, उसके संसाधनों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। किसी प्रदेश को अध्ययन की इकाई मान करके, किसी प्रदेश, जैसे कि भारत एक पूरा अपना एक प्रदेश हो गया, ठीक है, इसको अध्ययन की एक इकाई मान करके इसका क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। वो कहलाता है हमारा प्रादेशिक उपागम। ठीक है, जैसे कि भारत की जलवायु कैसी बताई गई है, मानसूनी जलवायु बताई गई है, तो पूरे भारत की, ठीक है, एक जलवायु हो गई मानसूनी जलवायु। तो प्रदेश में एक में हम विभक्त करके इसका क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। वो क्या कहलाएगा हमारा प्रादेशिक उपागम। इसी प्रकार भूमध्य सागरीय प्रदेश हो गए, ठीक है, उनको एक एक प्रदेश मान करके उनका क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो मानसून जलवायु के अंतर्गत हमारा भारत आ गया, तो इसके अंतर्गत हम जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों को पढ़ेंगे, ठीक है, गंगा का डेल्टाई प्रदेशों को पढ़ेंगे, तो ऐसे उनका क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। इसी प्रकार भूमध्य सागरीय प्रदेशों का अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार शीतोष्ण घास के प्रदेशों का अध्ययन किया जाएगा एक इकाई मान करके संपूर्ण पूरे प्रदेश को, ठीक है, इसमें विभक्त करके अध्ययन किया जाता है। एक एक इसमें विधि द्वारा संसाधनों को अलग अलग अध्यायों में विभक्त करके क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, अलग अलग अध्यायों में विभक्त करके एक एक पार्ट अलग अलग से होगा, और इसमें पूरे पूरे के देश को एक प्रदेश मान करके उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रादेशिक उपागम, और ये हमारा क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है संसाधन भूगोल का महत्व। तो देखिए, संसाधन भूगोल का महत्व भूगोल की शाखाओं में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो संसाधन का महत्व क्यों बताया गया, संसाधन भूगोल का महत्व, क्योंकि मानव की आर्थिक स्थिति किन पर टिकी हुई होती है, संसाधनों पर टिकी हुई होती है। इसलिए मानव का मूल आधार क्या होता है, संसाधन होते हैं। इसलिए संसाधन भूगोल का अन्य विषयों की भांति बढ़ाई क्या होता है, महत्व होता है, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था वहाँ के संसाधनों पर निर्भर करती है। ठीक है, जो देश अधिक विकसित होगा वो अधिक ही संसाधनों में क्या होगा, निपुण होगा। ठीक है, और जो अभी विकासशील देश हैं तो वो संसाधनों की दृष्टि से क्या होंगे, पिछड़े होंगे। तो इसी प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, संसाधनों पर निर्भर करती है। इसलिए मानव जीवन में संसाधन भूगोल का विशेष क्या होता है, महत्व होता है। ठीक है, तो अपन ने ये सेकेंड ईयर ज्योग्राफी में संसाधन भूगोल का फर्स्ट अध्याय कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।